14 फरवरी 2019 को पुलवामा में अटैक हुआ था, तो उसकी जानकारी अर्नब गोस्वामी को पहले से थी। यानी कि सीआरपीएफ के कन्वॉय पे अटैक होगा, किस जगह होगा, ये अर्नब गोस्वामी को पता था और वो पार्थोदास गुप्ता को 4:19 पर बता रहे हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम बहुत सी ख़बरों की तह तक आपको ले जाते हैं और उन गहराइयों तक ले जाते हैं जहां आम तौर पर दूसरे माध्यमों से आपको वो सूचनाएं नहीं मिलती। आपने देखा किस तरह से अर्नब गोस्वामी और BARC यानी वो एजेंसी जो TRP रेटिंग के बारे में दुनिया भर को बताती है कि किस टेलीविज़न चैनल की कितनी TRP है और उसको उसी के हिसाब से एडवर्टीज़मेंट मिलते हैं, पैसे की कमाई होती है और एक तरह से सरकार को लूटने का भी इंतज़ाम उसी के ज़रिए होता है। इस पर जो व्हाट्सएप चैट आई है और बम्बई पुलिस ने, महाराष्ट्र पुलिस ने जो चीज़ें सामने लाई है, महाराष्ट्र की पुलिस, वो बहुत ही आंखें खोल देने वाली है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ ख़ास मेहमान हैं रविंद्र कुमार जी, जो अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के और पेशे से वकील हैं। रविंद्र कुमार जी, आप बताइए कि क्या कुछ है इस सब में जो पर्दा उठा है। इस पर बहुत सी हकीकतें पहले भी अंदाज था, लेकिन अब जिस तरह से TRP रेटिंग की कहानी की अंदर की कहानी निकलनी शुरू हुई है, आप उसे कैसे देखते हैं? देखिए, अर्नब गोस्वामी की जो व्हाट्सएप चैट पार्थोदास गुप्ता के साथ थी और जो अब एक्सपोज हुई हैं, वो बताती हैं कि ये मोदी सरकार के स्केल्टन जो हैं, उनके ताबूत में से जो है पुराने जो आप कहेंगे कि अस्थि पंजर हैं, वो बाहर आने लगे हैं। एंड इट इज़ लाइक अंग्रेजी में कहते हैं कैन ऑफ वॉर्म, कि इसमें से जो बिलबिलाती हुई बातें आ रही हैं वो इतनी सनसनीखेज और एक तरह से हादसा पैदा करने वाली हैं कि लगता है कि हिंदुस्तान की सरकार को एक कठपुतला जो है अपने इशारे पर नचा रहा था और मोदी सरकार जो है उसकी आवभगत में पूरी तरह लगी हुई थी। जैसे ही उसकी चैट देखते हैं तो पता चलेगा कि मोदी जी को जैसे शौक है, बार बार हम उनकी फ़ोटो देखते हैं कि वो तोतों के साथ खेल रहे हैं, मोर के साथ खेल रहे हैं। तो वास्तव में वो जो है तोते और जो मोर हैं वो असली पक्षी नहीं है, बल्कि अर्नब गोस्वामी उनका एक तोता है, रजत शर्मा उनका एक तोता है, एक उनका जो है सुधीर चौधरी जो है मोर है, एक अंजना ओम कश्यप है, जो कि सरकार के लिए हद से ज़्यादा बढ़कर, यानी जिसे हम कहते हैं पत्रकारिता का सबसे नीच कर्म, वो करने में उतारू हैं और वो मोदी सरकार को उसकी TRP में, जनता में उसके बारे में आम राय बनाने में इस हद तक गिरे हुए हैं कि गिरा हुआ आदमी भी गिरे हुए ऐसे काम नहीं कर सकता। तो ये देखिए, मुझे तो इसी में एक तरह से तकलीफ़ है जब उन्हें पत्रकार कहा जाता है, चूँकि वो जिस तरह से सरकार की PR एजेंसी के तौर पे काम कर रहे हैं और कोई मॉरल नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई उसूल नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है। मैं देखता हूँ कभी कभी बिल्कुल वो चेहरे उतरे हुए वो चौधरी जी वाला और अजीब से। अभी मैं देख रहा था एक वीडियो जिसमें कह रहे थे कि साहब हमें जो है वो गोदी मीडिया कहा जा रहा है, यानी अब उन्हें खुद शर्म शायद आने लगी है किसी को। लेकिन जिस बारीकी से, जिस कॉन्फिडेंस से अर्नब गोस्वामी ने कहा कि मैं PMO में ये काम करा दूंगा और AS जिसके बारे में कहा जा रहा है कि एस का मतलब गधा भी होता है। हाँ, अब ये देखिए, अब वो तो आप मजाक में किसी के बारे में कुछ भी कह देते हैं। नहीं, ये देखो उसने लिखा है AS, तो मैं तो पहली बार पढ़ के मुझे लगा ये किसी गधे के बारे में बात कर रहा है, बाद में मुझे पता चला ये तो अमित शाह के बारे में लिखा हुआ है। देखिए, वो देश के होम मिनिस्टर हैं साहब, होम मिनिस्टर हैं, लेकिन लिखने वाले को सोचना चाहिए कि वो उसे गधा क्यों लिख रहा है, मैं उसके लिए कैसे जिम्मेदार हो जाऊंगा। अरे सब वो देखिए ASS होता है गधा, आप AS पे गधा बोलने में, जब हम स्लैंग में बोलते हैं, निक डिक छोटी छोटी बातें बोलते हैं, तो वो शॉर्ट फॉर्म में बोले, लेकिन आप देखिए एस मीन गधा ही होता है, किसी भी बच्चे से नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। देखिए, आप हैं वकील और जब कोई सीक्रेट किस्म की का कम्युनिकेशन होता है उसमें कोड वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो PMO तो चलो बहुत लोग समझ लेंगे, AS अंदाज लगाना पड़ेगा, तो वो शायद कभी कभी थोड़ा सा एहतियात भी करते थे कि ये बात शायद बाहर आ जाएगी। अच्छा, इसमें एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू है,
ये जो इतने कोई 200 पेजेस कह रहा है या 500 पेजेस कह रहा है, इसमें ऐसा लगता है कि बहुत ही अंदर की कहानियां उजागर हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अंदर तो इसमें आप क्या क्या चीज खास देख रहे हैं, जरा उस पर बताइए। देखिए 3 चीज़ों पे मेरी बड़ी खास निगाह पड़ी। हाँ। एक तो ये पड़ी कि जब 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में अटैक हुआ था, तो उसकी जानकारी अर्णब गोस्वामी को पहले से थी। यानी कि सीआरपीएफ के कन्वॉय पे अटैक होगा, किस जगह होगा, ये अर्णब गोस्वामी को पता था। और वो पार्थोदास गुप्ता को 4:19 पर बता रहे हैं कि वहाँ पर हमला हो गया और हमारी टीम सबसे पहले है, और हम जो है, हमने जो मोदी जी से बात की थी कि इसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं, हम फ़ायदा उठा सकते हैं। और वो अंग्रेजी में एक शब्द बोल रहा है, वी आर गोइंग टू विन लाइक ए क्रेजी, यानी पागलों की तरह हम जो है जीतने की ओर जा रहे हैं। तो यानी कि उसने एक तरह से मोदी जी के चुनाव की पूरी स्ट्रेटजी को पहले से ही उसे पता था। और वो बड़े, जैसे कई बार अचानक कोई बात हो जाती है तो आदमी के अपने जो रहस्य होता है उन्हें छुपा नहीं पाता, और वो जबान पे आ जाते हैं, और वो अचानक एक दो स्पर ऑफ ए मोमेंट उसकी जबान पे आ गए। दूसरी बात जो मैं इसमें देखता हूँ कि जब कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाया गया, उससे पहले जो एक मैसिव बिल्डअप किया गया था कि भाई एक सुरंग मिली है, जो अमरनाथ यात्रा उसे रोक दिया गया है, किसी को नहीं पता क्या होने वाला है। तो मैं देखता हूं कि उसी समय जो है अर्णब के टीवी पर बाबा रामदेव कह रहे थे कि कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। और ये जो चैट है इनमें पार्थोदास के साथ वो बात कर रहा है कि 317 हटने वाली है, कश्मीर में बहुत बड़ा होने वाला है। इसका मतलब एक तरह से, जिस तरह हम कह सकते हैं कि अमित शाह जो बात प्रधानमंत्री के अलावा और किसी को नहीं पता थी, हो सकता है एनएसए को पता हो, उसके अलावा किसी को नहीं पता थी, लेकिन वो बात पार्थोदास को भी पता थी और अर्णब गोस्वामी को भी पता थी। तो इससे पता चलता है कि अर्णब गोस्वामी जो है एक तरह से केंद्र सरकार के एनएसए के लूप में था, बीजेपी के टॉप लीडरशिप के लूप में था, नरेंद्र मोदी के लूप में था, और नृपेंद्र मिश्रा जो मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उनके लूप में था, और एनएसए के साथ था। तो इसका मतलब यह है कि एक तरह से वो एक हेडलाइन स्ट्रेटजी तय कर रहे थे कि मोदी सरकार को किस तरह चलाना है। और तीसरा जो मैं चीज़ देखता हूँ, जो मुझे लगती है कि वो जो दिल्ली में जब दंगे हुए थे, और दिल्ली में दंगे हुए तो आपके एक निगम पार्षद थे, उनको अर्णब गोस्वामी ने फंसाया और ये कहा कि ये दंगे का मास्टरमाइंड है। तो मैं उसका नाम नहीं ले रहा, लेकिन उसकी जो रिकॉर्डिंग लाइव जो है अर्णब गोस्वामी ने दंगे के समय उसके घर की छत से दी, और वो मैं कह सकता हूँ किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी की मदद के बिना एक छत को आप पिन पॉइंट अंधेरे में नहीं कर सकते, और उसमें वो सारी हरकतें नज़र आ रही थी कि वहाँ क्या हो रहा है। और मैंने वो अचानक मुझे किसी ने दिखाई, मैं रिपब्लिक टीवी मैंने जीवन में पहली बार उसी रात को देखा था। अच्छा। उससे पहले ना मैंने कभी देखा ना बाद में देखा। तो उसमें ये दिखा रहे थे कि वो जो निगम पार्षद है वो बड़ा परेशान है और उसे अपनी जान का खतरा, उसके चेहरे पे जो है मुझे जो है मौत का खौफ नजर आ रहा था। और वो सारी लाइव टीवी जो है 1.5 घंटे तक चलती रही, और उसके बाद सारी कहानी ऐसे बदली कि वहाँ पर पेट्रोल बम भी थे, वहाँ पर विस्फोटक भी थे, वहाँ पर सब थे, और ये सारी बात जो है, ये सारी हरकत जो है उसको पिन पॉइंट करा था दिल्ली की, मैं कहूँगा दिल्ली पुलिस ने, आईबी ने, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, और उसके बाद उस आदमी को बाद में जो है इन्होंने ट्रैप करके जो है मेन अभियुक्त बना दिया। ये 3 चीज़ जो है इन जो टेप्स में आती हैं वो ये बताती हैं कि अर्णब गोस्वामी जो है, जैसे कि मोसाद के साथ मिलकर कोई आदमी अपराध कर रहा हो, या हिटलर की गेस्टापो के साथ मिलकर जो है किसी को फ्रेम कर रहा हो, तो अर्णब गोस्वामी बेसिकली सरकार के लिए काम करने वाला एक पत्रकार नहीं, बल्कि मैं कहूँगा एक सरकारी जासूस है, जो पत्रकारिता के नाम पे कलंक है। और उसने इतनी बेबाकी, जिसे कहते हैं कि जब क्राइम होता है विद इम्प्यूनिटी, जब आदमी को भरोसा होता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बाल बांका नहीं हो सकता, तब वो क्राइम जो करता है वो बड़ी खुल के करता है। तो अर्णब गोस्वामी की जो टेप है ये सारी बात खुल के कर रही हैं कि मैंने, जैसे वो कहता है कि रजत शर्मा के बारे में कि यूजलेस आदमी हो गया है, इसे जो है बीसीसीआई से हटवा दूंगा, इसको ख़त्म कर दूंगा, और ये जो था अब तक जो सारी इसकी कार्रवाई चल रही थी वो सिर्फ अरुण जेटली की वजह से चल रही थी। अब अरुण जेटली मरने वाला है, जिस दिन अरुण जेटली मरेगा उस दिन ये खत्म हो जाएगा। वो जो है नोविका, जो उसकी खुद की असिस्टेंट है, खुद की जूनियर थी, उसके बारे में कहता है ये जो है बिल्कुल कचरा है। और वो जो है प्रकाश जावड़ेकर जो कि देश का मंत्री है आज भी, उसके बारे में कहते हैं ये यूजलेस आदमी है। तो जो आदमी इन लोगों के बारे में ऐसी राय रखता है, और जो कहता है प्रधानमंत्री से मिलने जा रहा हूँ, प्रधानमंत्री से बात करने जा रहा हूँ, जो कहता है कि ट्राई से तुम्हारे को मदद कराऊंगा, जो कहता है टीडी सेट जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक वैधानिक संस्था है, उसके बारे में कह रहा है। तो मैंने आपको पहले भी एक बार कहा था कि ट्राई जो है इस देश को बिगाड़ने में, ट्राई का और चुनाव आयोग का सबसे बड़ा हाथ है। ट्राई ने जियो के लिए सारे कानूनों की ऐसी की तैसी करके रख दी। और इसी तरह आप देखेंगे कि इस वाले मामले में, अर्णब गोस्वामी के मामले में, ट्राई जो है
इसकी मदद ही करता रहा। और जैसे पार्थो घोष है, वो बड़े मजे से इसके कंधे का सहारा लेके कह रहा था कि मैं प्राइम मिनिस्टर का मीडिया एडवाइजर बन जाऊंगा। तो मीडिया एडवाइजर बनाने की हैसियत अगर कोई आदमी रखता है तो आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में रहस्य उद्घाटन पहले भी हुए हैं। जैसे कि अमर सिंह की टेप आई, उसमें बहुत सारी वल्गर बातें थी, बहुत सारी अश्लील बातें थी। उसके बाद राडिया टेप्स आई, उसमें बड़ी ऐसी बातें थी जो बड़ी चौंकाने वाली थी। उसके बाद आप देखेंगे सहारा डायरी आई, उसमें बहुत सारे लोगों का लेन देन था, जिसमें था कि मोदी जी ने 50 लाख रुपए रिश्वत ली, फिर फलाने ने ली। लेकिन हम देखते हैं कि इन सारी बातों को जब भी ये खुलासे होने वाले होते हैं, सुप्रीम कोर्ट आकर जो है एक शील्ड इनको प्रदान करती है और कहती है इन चीज़ों का आप जो है खुलासा नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है अर्णब गोस्वामी की जो व्हाट्सएप चैट है उस पर भी जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट एक फैसला देगा कि इनको जो है क्लासिफाइड कैटेगरी में रखा जाए और इसकी पहुंच जो है जनता तक ना पहुंचे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि हम लोग का ये दायित्व बनता है कि इसको जनता तक पहुंचाया जाए और जनता को बताया जाए कि किस तरह जो है देश के लोकतंत्र का इस्तेमाल बहुत सारे लोग जो है अपने निजी हितों के लिए कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई भी मंत्री शपथ लेता है तो वो कहता है कि मैं ओथ, एक शपथ होती है जो ओथ ऑफ सीक्रेसी कहलाती है, कि मैं पद और गोपनीयता की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा संस्थापित जो भी काम मेरे नज़र में आएंगे मैं किसी को बताऊंगा नहीं। लेकिन अर्णब गोस्वामी एक ऐसा आदमी है जिसको कि सरकार की हर होने वाली क्या हरकत है उसकी पहले से पता है और वो उसको जो है एक तरह से डॉक्यूमेंटेड कर रहा है। वो उसको व्हाट्सएप में दूसरे आदमी को भेज रहा है और किसको भेज रहा है, एक पार्थो घोष को भेज रहा है जो कि BARC का CEO है, जिसका काम ये था कि वो लोगों की रेटिंग तय करता था, जो कि इतना मजबूत हो गया, जितना घूसखोर हो गया या इतना कहो अहम नहीं हो गया कि जो है किसी की भी परवाह नहीं करता। वो NBA को कहता है ये सारे बदमाश लोग हैं, वो कहता है इनको ठीक कर देता हूँ। वो जब चाहता है किसी भी चैनल को, जैसे NDTV वगैरह है, उनको कभी भी ब्लैकआउट कर देता है। वो जो है किसी की भी रेटिंग बढ़ा देता है। वो इसको स्ट्रेटेजी बताता है कि तुम चेन्नई में अपनी रेटिंग बढ़ा लो, चेन्नई में रेटिंग बढ़ जाएगी तो तुम नंबर 1 हो जाओगे। वो ये जानता है कि ये जो अर्णब गोस्वामी खुद कहता है कि पुनीत जैन जो टाइम्स का मालिक है, टाइम नाउ का मालिक है, उसके बारे में वो अपनी राय रखता है, जो उसका एक्स एम्प्लॉयर है। तो एक तरह से अर्णब गोस्वामी ये समझकर काम कर रहा था कि उसको कोई पकड़ नहीं सकता, लेकिन उससे एक गलती हुई। हर बड़े चोर से गलती होती है, हर बड़े तानाशाह से गलती होती है, हर बड़े बदमाश या माफिया से गलती होती है। अर्णब गोस्वामी से गलती ये हुई कि वो सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर को, वो जो आत्महत्या उसको मर्डर प्रूव करने में लग गया और उसके लिए वो चाहता था कि उद्धव ठाकरे के बेटे को इसमें अभियुक्त बनाकर जो है फांसी के तख्ते पे लटकाया जाए ताकि उद्धव ठाकरे खत्म हो जाए और बीजेपी जो है महाराष्ट्र में सरकार बना ले। तो एक पत्रकार जब हर जगह अपनी दखल करने लगता है उसमें वो फंस गया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उद्धव ठाकरे क्या करेगा या महाराष्ट्र पुलिस क्या करेगी। और महाराष्ट्र पुलिस ने अब जो सारी बातें हैं उनको जो है लेकर जो है कोर्ट में फाइल कर दिया। आज के दिन वो रिकॉर्ड हो गया है, जुडिशियल रिकॉर्ड हो गया है, उसे आज के दिन अब कोई जो है नष्ट नहीं कर सकता। नष्ट नहीं कर सकता का मतलब यह है कि अब जो है अर्णब गोस्वामी और मोदी सरकार के सारे जो काले कारनामे हैं वो सारे सामने आ रहे हैं। और मैं तो कहूँगा कि अगर जितने भी एंकर हैं, मान लो ये सुधीर चौधरी है, अंजना ओम कश्यप है और ये जितने भी लोग हैं, अगर इनकी व्हाट्सएप चैट को अगर खंगाले हमारी कोई भी एजेंसी, और मैं बड़े आराम से कह सकता हूँ कि व्हाट्सएप वालों के पास है तो इसका मतलब CIA के पास इन सब की चैट जो है एक तरह से मौजूद है। बिल्कुल है। देयर इज नो प्राइवेसी इन इंडिया ऑफ एनी चैट। हम जो बात करते हैं उसकी भी प्राइवेसी नहीं है। देखिए, मैं तो व्हाट्सएप के बारे में बहुत पहले से इस बात को कहता हूं कि ये एंड टू एंड एनक्रिप्टेड कहते हैं, लेकिन होती नहीं है। एक मिसाल में ये तो CIA का प्रोजेक्ट है। मैं आपको एक याद दिलाता हूं, जब जमाल खाशोगी का कत्ल हो रहा था इस्तांबुल में, जी। उस वक्त मोहम्मद बिन सलमान, क्राउन प्रिंस सऊदी अरब और जारेड कुशनर के बीच में चैटिंग हो रही थी और ये खबर आ गई थी बाकायदा। जी। तो इसलिए एंड टू एंड एनक्रिप्टेड ना समझे। मैं जो एक बात कहना चाहता हूं वो ये कि जिस आदमी के पास ये बिफोर टाइम इंफॉर्मेशन है, जिसमें पुलवामा जैसा भी वाकया, पुलवामा और 370 जिसमें 370 तो फिर भी समझ लीजिए कि नहीं वो भी एक टेररिस्ट अआउटफिट के अटैक के हिसाब से चला था। हाँ। जब उन दिनों खबर थी कि कश्मीर में कुछ होने वाला है, कश्मीर में सुरंग मिली, कश्मीर में अमरनाथ यात्रा को कैंसिल कर दिया है, किसी को आने जाने की परमिशन नहीं है, एक तरह से था जैसे वहां युद्ध हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, बाद में पता लगा 370 हट गई। जी। तो एक तरह से ये जो है स्टेट मैनेज जो टेररिज्म हम क्रिएट हिंदुस्तान में कर रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी शर्म की बात है। हाँ, तो बहरहाल फिर मैं ये फिर भी मैं ये कहता हूं कि चलिए, सरकार ने मन बना लिया था 370 हटाने का, उसका किसी को आहिस्ता से पता चल गया, समझ में आता है। लेकिन हमारे फौजी मरने वाले हैं, ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे ये भी पता है इससे चुनाव में फायदा होगा। हाँ, नहीं, ये भी पता है और अपने जवानों को मरने देता है। ऐसा आदमी जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हो, क्या वो विदेशी एजेंसियों के साथ बिका हुआ नहीं होगा?
बिल्कुल हो सकता है। पैसे के लिए जिस आदमी का देही पैसा है, अगर 3 वाइसेस आर देयर, वाइन, वुमेन एंड वेल्थ, तो आप जितने भी जासूस पकड़े जाते हैं, हमारे फौज पकड़ती है, तो वो इसी बात पे पकड़े जाते हैं कि या तो लड़की ने अपनी टांगे दिखा दी, या बोतल दिखा दी, या पैसे दे दिए। तो अर्णब गोस्वामी भी इन तीनों के पीछे क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसका जो अपना कोई लंबा चौड़ा मॉरल वो या पेट्रियोटिक कोई विजन तो है नहीं। वो तो एक तरह से जिसे हम कहते हैं एक प्रोफेशनल आदमी है जो चाहता है नंबर 1 बन जाऊं बाय हुक एंड क्रोक। जो आदमी गैरकानूनी तरीके से किसी भी सत्ता को सहारा लेकर जो है अपने आप को नंबर 1 बनाना चाहता है, आप समझ सकते हैं वो कोई भी क्राइम कर सकता है। और ऐसे लोग जो है विदेशी शक्तियों के एजेंट नहीं हो, ये बात अगर सोचें हम तो एक तरह से हमारी सोच गलत है। सच ये है कि ये लोग कहीं ना कहीं जो है बिके हुए लोग हैं, और बिके हुए लोग जो है देश की संस्थाओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं एक बिके हुए लोगों की, चूंकि आपने बात बताई, मैं अपना कुछ तजर्बा बताऊं, आगे आपसे सवाल करूंगा। ये बात तकरीबन 1990 की है। अमेरिकन एम्बेसी में जो कनॉट प्लेस के नज़दीक अमेरिकन सेंटर है, उसमें 2 बड़े अमरीकी पत्रकार वॉशिंगटन पोस्ट के एडिटर थे, मुझे अब भी याद है, और CNN के फाउंडर एडिटर थे एड टर्नर। वो एक वर्कशॉप थी जर्नलिस्ट की, इत्तेफाक से मैं भी उसमें था पार्टिसिपेंट, और अर्णब गोस्वामी भी था। तो मैंने 3 दिन उसकी हरकतें देखी, और जब भी मैं कोई टेढ़ा सवाल करता था अमेरिकन से तो उसको बहुत बुरा लगता था, और उसकी बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह से गुलामों की जैसी थी। तो उससे अब तक 30 साल हो गए, इसमें क्या क्या उसने नहीं किया होगा विदेशी ताकतों के साथ, वो जैसा कि आप बता रहे हैं वो काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ सही है। और हमारी एजेंसियों को उस एंगल से भी खंगालना चाहिए, समझना चाहिए। ये सिर्फ सत्ता के नज़दीक होने पर किसी का गुनाह छोटा नहीं हो सकता। अब आप बताइए कि आप वकील हैं, कानून की नज़र में इसको किस तरह से, ये आखिर इसका कहाँ तक पहुँचेगा, चूँकि अभी तक तो हुकूमत उसके साथ है। अच्छा, मैं एक बात और बताता हूँ तजर्बे की। ये जो अभी चैट में आ रहा है ना, उसमें लालू यादव के एक टेलीफोन टेप के बारे में एक खबर पहले दिन की थी रिपब्लिक टीवी ने जब शुरू हुआ था। दूसरे तीसरे दिन की थी ISIS के हमदर्द कुछ लोग जो सर्वेलेंस, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के जरिए 100% नहीं 1000% खुफिया एजेंसियों की दी हुई इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे और उसने स्टोरी की थी। तो इसमें ये बात तो खुल करके आ गई कि खुफिया एजेंसियां या हुकूमत या होम मिनिस्ट्री या जो भी जहां से अनअकाउंटेड पैसा चलता है उसकी सपोर्ट इसके साथ रही है। अब इस सब के बावजूद मुल्क का कानून कैसे काम करेगा? मुल्क का कानून आप समझ सकते हैं, अगर आप खबरों पर निगाह रखते होंगे तो मोदी सरकार जो है जितनी भी खुफिया एजेंसियां हैं या जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां हैं उन पर जो है कुंडली मारकर बैठी हुई है। आपको पता है कि ईडी का डायरेक्टर जो है रिटायर होने वाला था, उसको 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया। होम सेक्रेटरी रिटायर होने वाला था, उसको 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया। और मजे की बात है कि अर्णब गोस्वामी मुंबई हाई कोर्ट में कहता है कि मुंबई पुलिस से मेरी जांच लेकर जो है आप इसे CBI को दे दो और ईडी को दे दो। और उसके लिए जो हरीश साल्वे जो उसके वकील हैं, कल वहाँ पर जो है मुंबई हाई कोर्ट में कहते हैं हाँ जी ईडी जो है इसमें पक्ष बनाया जाए और इसमें CBI को पक्ष बनाया जाए। जबकि ये मुंबई जो पुलिस है उसका काम है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर ईडी के पास ही आ जाएगी या NIA के पास ही आ जाएगी जांच, CBI के पास ये जांच आ जाएगी तो मोदी जी मुझे बचा लेंगे। इसका मतलब ये सारी एजेंसियां बिकी हुई हैं। यानी अगर एक कातिल ये चुने कि मेरे को कौन सी कोर्ट सजा दे, कातिल ये चुने कि मुझे कौन सा SHO जो है मेरा केस इन्वेस्टिगेट करे, तो ये बताता है कि उसका कितना ज्यादा रुतबा जो है उन एजेंसियों पे है। और ये मोदी जी के लिए अपने आप में खतरा है कि तुम्हारे ऊपर जो है ये सीधी लांछन लगता है कि तुम जो है ऐसे लोगों को ऐसी संस्थाओं में बैठाए हुए हैं जो कि तुम्हारे मनमर्जी मुताबिक काम करते हैं। और वो जो है कोई जो वॉच डॉग नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा पेट डॉग है, घर के जैसे कुत्ते होते हैं उसकी तरह है, वो कोई पहरेदार करने वाले कुत्ते नहीं है। तो बहरहाल अब देश कहाँ जाएगा? मैं फिर वहीं आ रहा हूँ कि कानून की नज़र में कॉन्स्टिट्यूशन, चूँकि महाराष्ट्र में दूसरी पार्टी की सरकार है, वहाँ ये कार्रवाई हो रही है। 100% नहीं 1000% हमें यकीन है कि अगर बीजेपी की सरकार होती किसी स्टेट में तो वहाँ ये कार्रवाई होने वाली नहीं उसमें बीजेपी ने अपनी टांग उछाली हुई है। महाराष्ट्र पुलिस जो जांच कर रही है उसी बारे में जो ARG आउटलेयर जो इसकी कंपनी है अर्णब गोस्वामी की, उससे
जो योगी आदित्यनाथ की यूपी है वहां पर एक कंप्लेंट कर रखी है और एक पैरेलल जो है कंपेन चल रहा है और उसमें योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि इस सारे इन्वेस्टिगेशन को जो है सीबीआई को दे दिया जाए। CBI तो ये आप सब समझो कि मोदी, योगी आदित्यनाथ, मोदी जी, अमित शाह और ये सारे लोग जो है लगे हुए हैं कि इस पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। ये कोई अचानक नहीं हुआ कि अर्णब गोस्वामी को तुरंत जो है एक प्रोटेक्शन सुप्रीम कोर्ट से मिल गया। उसके पीछे भी अगर हम सारी चीज़ों को अगर पिरोएंगे तो पाएंगे कि एक पूरा गिरोह जो है पूरे देश की गिरोहबंदी कर रहा है और अर्णब गोस्वामी उनका एक प्यादा है जो फंस रहा है। लेकिन जैसे क्या होता है, बम के आगे एक सूतली होती है, उसमें आग लगा दो तो बम फट जाता है। तो ये सूतली वाला काम जो है ये अर्णब गोस्वामी का है। अब ये सूतली बन गया है। इस सूतली को कैसे आग की चिंगारी से बचाया जाए, उसके लिए हिंदुस्तान की सारी संस्थाएं काम करेंगी और उसे बचाने के लिए हद तक जाएंगी। लेकिन कहते हैं सच वो होता है जो पेट फाड़ के बाहर आ जाता है। अच्छा, चिंगारी तो महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र पुलिस ने लगा दी। अब लगा दी नहीं, वो तो अब रिकॉर्ड हो गया, जुडिशियल रिकॉर्ड हो गया। बिल्कुल, वो तो जो है कोई भी लेकर जो है उसको जो है छाप सकता है, किताबें छाप सकता है, मैगजीन छाप सकता है। वो आम आदमी की पहुंच तक पहुंच गया। और इससे बहुत सारे दूसरे लोगों को भी, जो मैं बार बार कहता हूं कि हमारी सरकारों को जो है विदेशी संस्थाएं या विदेशी ताकतें जो है डराती रहती हैं। तो मुझे लगता है कि व्हाट्सएप और ये ईमेल वगैरह जो है ये एक बड़ा काम है। जैसे स्नोडन ने किया था कि पूरे अमेरिका को बर्बाद कर दिया सारी चीजें जारी करके। तो ईमेल में जो है भारत सरकार के जितने भी रहस्य हैं वो कोई दूसरा स्नोडन पैदा हो जाएगा तो सारी आ जाएंगी और इस सरकार की सारी जो है नाकामियां या यानी हम कहेंगे गैर कानूनी हरकतें हैं वो पर्दाफाश हो जाएंगी। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार जी, आपने बहुत ही गहराई से बताया और जिस तरह से कानून काम करता है ये भी आपने बताया और जिस तरह से सरकार काम कर रही है उसे बचाने के लिए वो भी आपने बताया। लेकिन देश की भलाई तो कानून पर ही चलकर होगी। अगर सरकार खुद कानून पर ना चले, संविधान पर अमल ना करे, गुनहगार को उसकी सज़ा दिलाने में मदद ना करे तो ये बहरहाल अच्छी बात नहीं है। मुल्क का नुकसान होगा और विदेशी ताकतें इसका पूरा फ़ायदा उठाएंगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।